स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द ऑपरेशन सिंदूर के पर्सपेक्टिव से है। पाकिस्तान के अंदर सिचुएटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसेज हैं उनको डिस्ट्रॉय किया गया इंडियन डिफेंस फोर्सेज के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू। उसके लेटर फेज के अंदर में इंडिया और पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो ऑपरेशन का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपोजिशन का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव से शेयर किया गया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू। तो आपको यूपीएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग में इस न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन होना चाहिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर के पर्सपेक्टिव से हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं। ऑपरेशन का जो नेम है उसको आप कोट कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर में। अगर आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कोई क्वेश्चन है वो पूछा जाता है तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट का जो वर्किंग प्रोसेस है उसी को सपोर्ट एंड हेल्प प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में इन कमेटीज़ को फॉर्म है वो किया जाता है। किसी भी तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमेटीज़ हैं वो नहीं हुआ करती हैं, ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। आप देखिए कि जो कमेटीज़ हैं पार्लियामेंट के अंदर जो कमेटीज़ हैं वो टू टाइप से फॉर्म हुआ करती हैं। एक कमेटी हुआ करती है स्टैंडिंग कमेटी और अदर कमेटीज़ जो किसी पर्पज़ के रिगार्डिंग में उनका फॉर्मेशन होता है जिनको कि हम एड होक कमेटीज़ के नाम से जाना करते हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर में डिवाइड किया गया है। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर के रिगार्डिंग में अब पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी है और इसके अलावा आप देखिए कि कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग है, उसके बारे में आप रीड करते हो। तो इसी तरीके से अदर जो एरियाज़ हैं उसके रिगार्डिंग में भी कमेटीज़ हैं वो फॉर्म हुआ करती हैं। इसके अलावा रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अपोजिशन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको भी इंक्लूड करते हुए, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको इंक्लूड करते हुए डेलीगेशन से उनको सेंड किया जाएगा डिफरेंट कंट्रीज़ को, जिसके थ्रू पहलगाम टेरर अटैक है जहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जिस अटैक को कैरी आउट किया गया, कैसे पाकिस्तान के द्वारा स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है उसको सेंड किया जाता है, इंडिया के एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को कैरी किया जाता है उन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो कि पाकिस्तान के अंदर सिचुएटेड हैं। तो वो सब इंफॉर्मेशन है, एविडेंस है, इंडिया के द्वारा शेयर किया जाएगा अलग अलग कंट्रीज़ को। इंडिया का जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है वो विजिट करेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा कुछ स्टेटमेंट है वो दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में ही। जो वुमेन ऑफिसर हैं जिनके द्वारा ऑपरेशन का इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक को शेयर किया जाता था, तो कर्नल कुरैशी के बारे में उनके द्वारा स्टेटमेंट दिए गए। उसके रिगार्डिंग में एक पेटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर में फाइल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ पे एक एसआईटी है उसको फॉर्म किया है। एसआईटी के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो किया जाएगा। बट बेसिकली आप देखिए कि वो रिमार्क था, रिमार्क के रिगार्डिंग में उन्होंने अपना जो बेसिकली जो मिस्टेक है वो भी बताया है। अब उसके रिगार्डिंग में किस तरीके से एसआईटी के अंदर में जो जांच होगा, क्या इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, ये बेसिकली वन काइंड ऑफ कंसर्न है। क्योंकि इस तरीके से आप देखिए कि ओवर बर्डन है वो क्रिएट होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर है तो ओवर बर्डन को ये क्रिएट करता है। एसआईटी कोई फॉर्म है, एक कोई स्टेटमेंट के रिगार्डिंग में एसआईटी का फॉर्मेशन। यूपीएससी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में बेसिकली कोई भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यूक्रेन के पर्सपेक्टिव से है। यूक्रेन के रिगार्डिंग में यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा कहा गया है, जो रसिया के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको फ़ोन के ऊपर में इन्फॉर्म करते हुए कहा गया कि ट्रूस है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश है वो किया जाए। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जो कि 2022 के समय से कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है और रसिया के आप देखिए कि यूक्रेन के भी कुछ एरियाज़ हैं, रसिया के भी कुछ एरियाज़ हैं, वो आपको पता होना चाहिए। हो सके यूपीएससी से आपसे क्वेश्चन पूछ ले, इसी साल का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 25 के पेपर के अंदर में। 23 के पेपर के अंदर में आप देखिए कि यूक्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। 24 के अंदर में यहाँ पे भी जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे के अंदर में कुछ क्वेश्चन हैं वो आए थे। तो 25 के अंदर भी यहाँ पे जो सवाल हैं वो पूछे जा सकते हैं। क्योंकि यूक्रेन के द्वारा भी आप देखिए कि रशिया का एक पार्ट हुआ करता था, कुर्स्क का जो रीजन है वहाँ पे कुछ एरियाज हैं उसको कैप्चर कर लिया गया था यूक्रेन के द्वारा। और जब ये पीस का जब डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो उस समय यूक्रेन के द्वारा कहा गया था कि उस रीजन को उनके द्वारा भी जो वेकेट है वो नहीं किया जाएगा, जब अगर रसिया के द्वारा यूक्रेन के कुछ पार्ट्स हैं उनको वेकेट नहीं किया जाएगा। तो नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि ब्लैक सी के अंदर में यूक्रेन सिचुएटेड है, ब्लैक सी के साथ अपना एरिया शेयर करता है। तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स ये ब्लैक सी है, यहाँ पे आपको क्रीमियन पेनिनसुला है वो सिचुएटेड है और यहाँ पे एक वाटर बॉडी और है।
तो बेसिकली ये दो दो वाटर बॉडीज़ को जो कनेक्ट करने वाला एरिया हुआ करता है उसको हम स्ट्रेट के नाम से जाना करते हैं। तो यहाँ पे जो कर्च स्ट्रेट है वो कनेक्ट करता है ब्लैक सी को सी ऑफ अजोउ के साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक प्रोफेसर हैं जिनको कि अरेस्ट किया गया, जो कि हरियाणा के अंदर में सिचुएटेड एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अशोका यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ से उनका कुछ स्टेटमेंट था, सोशल मीडिया पोस्ट था, उसके रिगार्डिंग उनको अरेस्ट किया गया है। अब आप देखिए उनका जो पोस्ट है वो बेसिकली किसी भी तरीके से जो डेरोगेटरी है वो नहीं है। उनका जो पोस्ट है वो शो करता है कि यहाँ पे हमारे कंट्री के भी कुछ सिचुएशंस के बारे में उनके द्वारा मेंशन किया गया, बट किसी जो शिकायत के बेसिस पे पुलिस के द्वारा उनको अरेस्ट किया गया। तो उसी के रिगार्डिंग एक पेटिशन है वो कोर्ट के अंदर में फाइल हुआ है। कोर्ट ने वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, अर्जेंट बेसिस के ऊपर उस पेटिशन है उसको सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एग्जाम के पर्पज से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप देखिए कि यहाँ से नहीं है। मैक्सिमम आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 66A है, सीरिया सिंगल केस है, उसके बारे में आपको यहाँ पे जो जानकारी है वो होना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो सेक्शन 69A है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट के पास में पावर है कि किसी भी सोशल मीडिया का पोस्ट है, इसके अलावा कोई वेबसाइट है, उसको ब्लॉकेज है वो किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पे कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं, कंट्री का सोर्निटी है, कंट्री का यूनिटी इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, फ्रेंडली रिलेशन जो हमारे नाइबर कंट्रीज़ के साथ में है, अदर कंट्री के साथ में, उनको वो जो पोस्ट है वो इम्पैक्ट ना करता हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा डिफरेंट जो फार्मर्स के जो आउटफिट्स हैं, उनके जो फोरम्स हैं, उनके साथ में डिस्कशन किया गया और इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी मेंशन करते हुए कहा गया है कि जो पहले काफ़ी सारा पानी है इंडस वाटर का जो पाकिस्तान के लिए चला जाया करता था, अब इंडिया ने आप देखिए कुछ इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड किया है, वन काइंड ऑफ सस्पेंड किया है कि वाटर का जो फ्लो है उसको भी स्टॉप किया गया है इंडियन जो डैम्स सिचुएटेड हैं उन रिवर्स के ऊपर में। इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 के समय एग्जिस्टेंस में आया था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा उस ट्रीटी है उसको ब्रोकर किया गया था उस दौरान में। और जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, जिसके अंदर में इंडस रिवर है, चेनाब है और झेलम है, इंडस, चेनाब और झेलम है, जो पाकिस्तान को दिया गया, उन रिवर्स के ऊपर में रन ऑफ द रिवर के रिगार्डिंग में इंडिया अपने प्रोजेक्ट है उनको डेवलप कर सकता है। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं, रावी है, ब्यास है और सतलुज है, ये इंडिया के पास में है, इंडिया अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बना सकता है। मेजरली जो रिवर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही फ्लो किया करती हैं, लास्ट पेज के अंदर में पाकिस्तान के वहाँ पे ही उनका फ्लो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि ये इंडस का जो दरिया है, इंडस का जो एरिया है, यहाँ से ही हमारी इसी एरिया से हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी इसके 100 ईयर्स हैं वो भी कंप्लीट हुए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को 1924 के समय में दो इम्पोर्टेंट पर्सन हुआ करते थे, आर.डी. साहनी है, आर.डी. साहनी के अलावा आप देखिए कि बनर्जी नाम के जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा बेसिकली आप देखिए कि इसका जो फाइंडिंग्स है उनको कैरी आउट किया गया। अब ये इसके 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। यूपीएससी 2019 के समय क्वेश्चन पूछा था जिसके अंदर में कुछ साइट्स मेंशन कर दी गई थी, उनको बता दिया गया था कि इनमें से कौन सा साइट है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है या इंडिया के अंदर में नहीं सिचुएटेड है। तो आपको साइट्स भी पता होनी चाहिए कौन कौन सी साइट इंडिया के अंदर में है, कौन सा रिवर वहाँ से फ्लो करता है, क्योंकि आप देखिए कि हड़प्पा नाम का जो साइट है वहाँ से कौन सा रिवर है, रावी नाम का जो नदी है वो फ्लो करता है। वेस्टर्न साइट कौन सा है, नॉर्दर्न कौन सा है, सदर्न कौन सा है, क्या दैमाबाद जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है, क्या आपको जो सरकोटड़ा है वो आप देखिए कि ईस्टर्न मोस्ट साइट है। तो ऐसे आपको जो साइट्स के बारे में पता होना चाहिए, फाइंडिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें गार्लिक आप अपने फूड के अंदर में यूज किया करते होगे, तो गार्लिक के एविडेंस हैं वो किस साइट से मिलते हैं, क्या बालू नाम का जो साइट है जिससे गार्लिक के एविडेंस मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो इंडस के बारे में भी होना चाहिए। इसके भी 100 ईयर्स से वो कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सिचुएशन है उसके बारे में है। आप देखिए कि जब भी मानसून का समय है, हैवी रेनफॉल का सिचुएशन हुआ करता है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बेसिकली जो सैनिटेशन का सिचुएशन है उसको ये शो करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में आपको वेल जो मेंटेन्ड सैनिटेशन प्रोसेस है, जो आपको वहाँ पे हाइजीनिक प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है। बट हमारे जो प्रेजेंट अर्बन एरियाज हैं,
जब आप जीएस पेपर 1 को रीड करते हो तो वहाँ पे भी सिलेबस के अंदर में मेंशन है अर्बनाइजेशन का जो प्रॉब्लम है और उसकी जो रेमेडीज हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो जैसे ही आप देखिए कि बेंगलोर के अंदर में बारिश हुआ, हैवी रेनफॉल वहाँ पे रिसीव हुआ है, उसके बाद में कंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ। ये मेजरली सिचुएशन आपको हर एक साल मानसून के समय देखने के लिए मिलती है, अलग अलग पार्ट के अंदर में आपको ये जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलेगा। अब आप देखिए कि हैवी रेनफॉल है, उन सब सिचुएशंस को बताया गया है। तो अर्बनाइजेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो पता होने चाहिए। जैसे समर के समय में अर्बन हीट आइलैंड का सिचुएशन क्रिएट होता है, बारिश के समय में आप देखिए अर्बन फ्लड नाम का एक सिचुएशन है वो क्रिएट होता है हमारे अर्बन एरियाज के अंदर में। अर्बन एरियाज के जो बफर एरियाज हैं जहाँ पे कोई फॉरेस्ट प्रेजेंस है तो फॉरेस्ट का कंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन है। रिसेंटली हमने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एरिया के अंदर में सिचुएटेड जो फॉरेस्ट एरिया है उसके कटिंग के बारे में रीड किया था। फिर कोर्ट का इंटरवेन वहाँ पे होता है उन फॉरेस्ट के प्रोटेक्ट के रिगार्डिंग में। तो आपको समय समय पे इस तरीके के इंसिडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अर्बन एरियाज के अंदर में आप देखिए कि कंटिन्यूस प्रेशर है वो इंक्रीजिंग सिचुएशन के अंदर में है, लोगों का माइग्रेशन है वो मोर इंक्रीज हुआ है, कंटिन्यूस अर्बनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, स्पेशली अगर हम स्मॉलर जो टाउन एरियाज़ के बारे में बात करें तो वहाँ पे अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुआ करता है। प्रॉपर रोड्स हैं वो नहीं है, प्रॉपर वहाँ पे सैनिटेशन प्रोसेस है वो नहीं है, तो ऐसे सीवेज सिस्टम है वो प्रॉपर एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर आप देखिए कि तेलंगाना के वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनके रिगार्डिंग में एक सोलार स्कीम है वो लाई गई है जिससे कि जो ट्राइबल पर्सनस है उनको बेनिफिट है वो रिसीव हो। हम काफ़ी बार रीड करते हैं पीवीटीजी कम्युनिटीज़ के बारे में। पीवीटीजी आप देखिए कि जो मैक्सिमम कम्युनिटी हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीवीटीजी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो कहाँ मिलती हैं, उड़ीसा के वहाँ पे मैक्सिमम नंबर्स हैं। फिर आपको जो नंबर्स हैं वो आंध्र प्रदेश के अंदर में देखने के लिए मिलेंगे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी एक ही स्टेट है वो हुआ करते थे, फिर 2014 के समय ये सेपरेट होता है। तो काफ़ी जो नंबर ऑफ पीवीटीजी जो कम्युनिटीज़ हैं वो पाया करते हैं वहाँ पे। अब आप देखिए कि उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग में सोलार स्कीम है उसको चलाया गया वहाँ के सीएम के द्वारा। हमारी गवर्नमेंट का भी टारगेट है पीएम सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना, यूनियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि जिसके थ्रू रूफ टॉप का जो एरिया है, जो आपका जो छत का जो एरिया है वहाँ पे आप सोलार पैनल को इंस्टॉल कीजिए। आपको कुछ सब्सिडाइज है वो किया भी जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि हमारा हर एक हाउस होल्ड के थ्रू जो रूफ टॉप के वहाँ पे जो सोलार का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो। ऑयल के प्राइजिंग के बारे में है, और आप देखिए कि समय के साथ में बताया जाता है कि ऑयल के जो प्राइजिंग है वो डिक्लाइन होंगे, उनके जो प्राइस है वो यहाँ पे चेंज होंगे। तो उसी ऑयल प्राइस सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि जो अल्टरनेटिव वेज के अंदर में एनर्जी का जो यूज है वो इंक्रीज होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आएंगे आने वाले समय के अंदर में। तो क्या आप देखिए कि प्रेजेंट समय में ऑयल का जो डिमांड है वो एक मैक्सिमा सिचुएशन के अंदर में है, क्या बाद में यहाँ पे डिक्लाइन आएगा ऑयल का जो डिमांड है उसका जो यूज है उसके रिगार्डिंग में। तो उसी टेंशन के बारे में उसका ऑनगोइंग जो ऑयल प्राइस का जो क्राइसिस है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम जो एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं उसका भी यहाँ पे मेंशन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक बगदाद कॉन्फ्रेंस होती है, बगदाद कॉन्फ्रेंस हुआ करती है 1960 के समय में। 5 जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, कौन कौन से 5 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ईरान है, इराक है, वेनेजुएला है, ईरान, इराक, वेनेजुएला, फिर आप देखिए कि कुवैत है और सऊदी अरेबिया है। ईरान है, इराक है, वेनेजुएला है, कुवैत है और सऊदी अरेबिया है। इन 5 कंट्रीज़ के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ को स्टार्ट किया गया था। अब जो और भी नंबर्स हैं यहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वियना के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है, वियना ऑस्ट्रेलिया के वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। इंडिया के अगर हम ऑयल प्राइजिंग या इंडिया के सिचुएशंस के बारे में रीड करें तो कंटिन्यूस आप देखिए कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, कम्प्लीटली ऑयल के ऊपर में डिपेंड है। ऑयल का जो इंपोर्ट है वो एक मैक्सिमम बर्डन है हमारे इंपोर्ट सेक्टर के अंदर में, और इंडिया के द्वारा इंपोर्ट भी किया जाता है। जो अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ से ही इंपोर्ट आपको मेजरली देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे आप देखिए कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में भी मेंशन किया गया है, जो 1973 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, पेरिस के अंदर में उसका हेडक्वार्टर है। और आप देखिए कि हमारा जो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जब कंडक्ट होता है उसी के बाद में एग्जिस्टेंस में आती है। हर एक कंट्री को अपना जो स्ट्रेटजिक रिजर्व्स हैं वो बनाने हैं, पेट्रोलियम रिजर्व्स उनके होने चाहिए। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा भी
कुछ कुछ एरियाज़ के अंदर में पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो बनाए गए हैं। पेट्रोलियम रिजर्व क्यों बनाने हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि आप देखिए कि ऑयल का जो प्राइसिंग है वो एक फ्लक्चुएशन सिचुएशन के अंदर में हुआ करता है। इसके अलावा आप देखिए कि जो वेस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं वहाँ पे अनस्टेबिलिटी का भी सिचुएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर में एटलीस्ट 30 डेज के आसपास जो हम ऑयल को यूज कर सकें उन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आप देखिए वन रैंक वन पेंशन के बारे में है। जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो हाई कोर्ट के जो जज हैं वहाँ पे भी वन रैंक वन पेंशन का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो किया जाए। तो पेंशन सिस्टम के बारे में जो हमारी डिफेंस फोर्सेज के अंदर में ये जो प्रोसेस है उसको इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। संबल का जो एरिया है, संबल कहाँ पे सिचुएटेड है? मुरादाबाद, अगर आपने सुना हो, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे आपको जो मुरादाबाद है, संबल का जो एरिया है, ये बरेली का जो एरिया है वो सिचुएटेड है। संबल का जो आप देखिए कि वहाँ पे एक मॉस्क है जिसका सर्वे कैरी आउट किया जाएगा। सर्वे वहाँ पे होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। हैदराबाद का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको अपहोल्ड है वो किया गया है। कंटिन्यूस काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सर्वे की वजह से न्यूज़ के अंदर में हैं। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि संबल का जो एरिया है वो किसका पार्ट है? वो पार्ट है रोहिलखंड का। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए, रोहिलखंड का ये पार्ट है, रोहिलखंड रीजन के अंदर में सिचुएटेड है। अब ये आपसे यूपीएससी ने 2016 के समय ये क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट्स? कि वहाँ पे बुंदेलखंड है, नासिक है, मालवा है और भागेलखंड है, कुछ एरियाज को मेंशन कर दिया गया। क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ये कौन से रीजन के अंदर में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में I4C नाम का एक विंग है जो किसके रिगार्डिंग में है? आप देखिए कि हमारा साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, हमारा जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ये विंग है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में वर्क किया करता है। E0 FIR का कॉन्सेप्ट लाया गया कि अगर कोई भी यहाँ पे साइबर फ्रॉड होता है तो E0 FIR के थ्रू, E0 मीन्स ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर में रहेगा। 0 FIR का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर कोई भी जो प्लेस ऑफ क्राइम नहीं पता है तो किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर में FIR है उसको रजिस्टर करवाया जा सकता है। 0 FIR का कॉन्सेप्ट है वो हुआ करता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है कि E0 FIR है उसके थ्रू अपना जो केस है वो रजिस्टर कर सकते हैं। I4C नाम का जो विंग है उसने ये बताया, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इनोग्रेट किया गया है पायलट बेसिस के ऊपर में। MG नरेगा नाम का जो हमारे यहाँ पे रूरल एरियाज़ के अंदर में एक जॉब एम्प्लॉयमेंट का आप देखिए कि गारंटी वे के अंदर जॉब है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है कुछ दिनों के रिगार्डिंग में। कितने दिन है स्टूडेंट्स? क्या 100 डेज हैं MG नरेगा के अंदर में या 150 डेज हैं? ये डेज आप कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना। और MG नरेगा कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर में है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में है या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में है ये या पंचायती राज के अंडर में है? और कितने दिनों का जो यहाँ पे रोजगार है वो मिलता है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी स्कीम है इसके अंदर में कितने दिनों का रोजगार मिलता है ये आपको बताना है। तो इसके अंदर बताया गया है कि जब डिले होता है, वेज का डिले होता है, गवर्नमेंट फंड को नहीं अलोकेट करता, कोई भी मिसमैच का सिचुएशन जब होता है, तो आप देखिए कि ओवरऑल इसका जो वर्किंग प्रोसेस है, कवरेज है, डिलीवरी है, उन सभी को ये इम्पैक्ट है वो करता है। तो यहाँ पे डिले प्रोसेस के इम्पैक्ट के बारे में डिस्कशन है। तो आप जब MG नरेगा के बारे में कोई क्वेश्चन रहे तो आप ये बता सकते हो। एक टॉपिक आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा वर्क फोर्स तो ये डेवलप करता है बट वर्क फोर्स है वो कम्प्लीटली अनस्किल वे के अंदर में डेवलप करता है MG नरेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पंचायत लेवल के बारे में डिस्कशन है। यहाँ पे बेसिकली जो डिस्कशन किया गया है वो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के ऊपर में है। कि आप देखिए कि यहाँ पे हर एक पंचायत लेवल के ऊपर में डाटा है वो जनरेट होता है, डिफरेंट स्कीम्स के बारे में डाटा जनरेट होता है। डाटा कहाँ पे पहुँचता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर में, डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे डाटा पहुँचेगा। फिर आप देखिए कि स्टेट का जो सेक्रेटरीट है, स्टेट का सेक्रेटरीट के अंदर में पहुँचेगा और वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जो पॉलिसी मेकिंग है, जो डिसीजन मेकिंग है उसको कैरी आउट किया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली डिस्कशन ये किया गया है कि हमें लार्जर लेवल के ऊपर में जो डाटाज का एनालिसिस ना करने के बजाय हमें स्मॉलर लेवल के ऊपर में वन साइज फिट ऑल पॉलिसी को ना अडॉप्ट करते हुए हर एक एरिया के रिगार्डिंग में, हर एक पंचायत के रिगार्डिंग में जो डिफरेंट वहाँ का डिमांड है उसके पर्सपेक्टिव से जो माइक्रो पिक्चर है उसको भी हमें देखने का ज़रूरत है। तो कम्प्लीटली ओवरऑल जो डिस्कशन है वो यही किया गया है कि माइक्रो पिक्चर है उसको हमें
यहाँ पे जो देखने का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसी आर्टिकल के बारे में, तो आप देखिए कि यहाँ पे बताया गया कि जो डाटाबेस डिसीजन मेकिंग है उसके क्वेश्चंस हैं वो रेज होते हैं। सेंसस का डिले आप देखिए कि फर्स्ट यहाँ पे एक डिस्कशन है कि सेंसस के डिले की वजह से डाटा का कलेक्शन नहीं है। मेथडोलॉजी के ऊपर में कंटिन्यूस क्रिटिसिज्म आपको देखने के लिए मिलेगा कि गवर्नमेंट के द्वारा या पॉलिटिकल जो पार्टी पावर के अंदर में है अपने पर्सपेक्टिव से बेटर जो डाटाज को शो करने के लिए मेथडोलॉजी को चेंज करता है, सेंसस नहीं कंडक्ट हुआ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डाटा के रिगार्डिंग में हुआ करते हैं। एवरी लेवल के ऊपर में जनरेट होता है, हर एक स्कीम के रिगार्डिंग में, हर एक एरिया के पर्सपेक्टिव से। मेगा पिक्चर को ना देखते हुए हमें माइक्रो पिक्चर है उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और पंचायत जो एडवांसमेंट इंडेक्स है, जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है, उसके थ्रू यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग है या फ्रेमिंग है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है। आपसे इंटरव्यू के अंदर में सपोज कीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे पोस्टेड हो, सपोज कीजिए कोई भी पर्सनैलिटी है, एक आईएएस ऑफिसर हैं जो दंतेवाड़ा के अंदर में पोस्टेड थे, ओपी चौधरी। अभी तो वो पॉलिटिकल लीडर हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में। तो ओपी चौधरी नाम के जो आईएएस ऑफिसर हैं उनके द्वारा एजुकेशन के अंदर में काफ़ी अच्छा वर्क किया गया था दंतेवाड़ा के अंदर में। तो आप देखिए कि आपसे सवाल पूछ लिया जाए क्या आप दंतेवाड़ा के अंदर में पोस्टेड हो तो आप क्या किस तरीके से वर्क करोगे। तो अगर आपका जवाब आता है कि हम एजुकेशन के रिगार्डिंग में वर्क को कैरी आउट करेंगे, तो एजुकेशन के रिगार्डिंग में आप देखिए उनके द्वारा काफ़ी कुछ इनिशिएटिव्स चला दिए गए थे। अब आपका डिमांड होना चाहिए कि हायर एजुकेशन को हम अच्छा करेंगे, स्किल उनको प्रोवाइड करेंगे। एक आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर आप दंतेवाड़ा के बाद में आपको किसी अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्ट किया जाता है तो आपका बेसिक वर्क क्या रहेगा। तो आपका जो बेसिक आंसर यही होना चाहिए कि उस डिस्ट्रिक्ट का जो वहाँ पे डिमांड है उसको एनालाइज किया जाएगा। अगर वहाँ पे जो मोर ज़रूरत है कि ड्रिंकिंग वाटर का अवेलेबिलिटी होना चाहिए, वुमेन्स का जो कम्प्लीटली डे के अंदर में 6 to 8 आवर के आसपास समय है, अगर वाटर कलेक्शन के अंदर भी वहाँ पे चला जाता है तो वाटर का जो डिमांड है वो मेजरली है। अगर आप देखिए कि वुमेन्स वहाँ पे वाटर कलेक्शन के लिए जाती हैं तो गर्ल चाइल्ड हैं उनका भी वहाँ पे जो प्रेजेंस है वो इंक्रीज रहेगा। और गर्ल चाइल्ड वहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर में उनका एनरोलमेंट है या पार्टिसिपेशन है वो डिक्लाइन रहेगा। तो इस तरीके से आपको वन साइज फिट ऑल पॉलिसी को ना कैरी आउट करते हुए जो स्पेसिफिक डिमांड है किसी भी एरिया के रिगार्डिंग में उसको हमें जो इम्प्लीमेंट है वो करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ओबेसिटी के बारे में है, हेल्थ के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल है उसको मेंशन किया गया। पोषण पखवाड़ा है, पखवाड़ा मीन्स कि यहाँ पे 15 डेज के आसपास एक मूवमेंट या जो चलाया जाता है जिसमें अवेयरनेस के रिगार्डिंग में कैंपेन है उनको बूस्ट किया जा सके। तो ओबेसिटी के बारे में बताया गया कि न्यूट्रिशनल लेवल का जो डिमांड है उसको इम्प्रूव करने के पर्सपेक्टिव से पोषण पखवाड़ा है उसको चलाया गया। सितंबर का जो मंथ है उसको हम पोषण माह के रूप से सेलिब्रेट करते हैं। समय के साथ में जो ओबेसिटी के जो चिल्ड्रंस हैं वो इंक्रीज हुए हैं हमारे यहाँ पे, उसके बिहाइंड में रीजन क्या है। एक तो पैक जो फूड है उसको कंज्यूम करना, अर्बन एरियाज़ के अंदर में प्लांट एरिया के अंदर में अर्बनाइजेशन नहीं है, मोर जो पब्लिक है वो अर्बन एरिया के अंदर में रहा करती है, पार्क नहीं है प्रॉपर वे के अंदर में, वॉकिंग जो एरियाज हैं वो नहीं है, तो उनका जो लाइफ है वो स्ट्रगलफुल लाइफ आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि जो पर्सनल जो लाइफ है और जो वर्किंग लाइफ है उसके अंदर में किसी तरीके का जो एडल्ट पर्सन है उसका यहाँ पे किसी भी तरीके से बैलेंस नहीं है। तो ऐसे काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसकी वजह से कंटिन्यूस टेंशन है, जो कंटिन्यूस जो फूड का जो कंजप्शन है उसकी वजह से आपको यहाँ पे ओबेसिटी का सिचुएशन हुआ करता है। अब ओबेसिटी यहाँ पे है तो बेसिकली आप देखिए कि कैसे उसको डील किया जाए। किसी भी चिल्ड्रन का जो बर्थ है उसके जो इनिशियली 1000 जो डेज हुआ करते हैं, मोर देन आप देखिए कि अराउंड द 3 ईयर का जो समय है उसके अंदर में उसको जो प्रॉपर वे के अंदर जो डाइट है, प्रॉपर हमारी जो न्यूट्रिशनल डाइट है उसको प्रोवाइड किया जाए। न्यूट्रिशनल डाइट को प्रोवाइड किया जाए। वर्ल्ड ओबेसिटी जो एटलस है उसके थ्रू इंडिया का जो प्रोग्रेस है उसको एनालाइज करने का ज़रूरत है। तो उन सब एरियाज़ के बारे में यहाँ पे जो डिस्कशन है वो किया गया। नेशनल न्यूट्रिशनल जो आप देखिए कि जो स्ट्रेटजी है उसको गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट के द्वारा पोषण माह भी चलाया गया, पोषण अभियान है उसको भी चलाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, ताइवान के अंदर में एक रोड एक्सीडेंट के बारे में मेंशन किया गया, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। फिर आप देखिए कि हमारे जो न्यू पोप हैं जो कि अभी नए पोप जिनको इलेक्ट किया गया है, हमारे जो अर्लियर पोप हैं उनकी डेथ के बाद में, तो पोप को इनवाइट किया है कि वो यूएसए के वहाँ पे जाएं। तो आपको एक जानकारी होना चाहिए कि जो वेटिंगन सिटी है और उसी तरीके से एक अदर जो कंट्री और है
जो कि आपको जो इटली का जो एरिया है, इटली का जो टेरिटरी है, उसी के अंडर में आपको वेटिकन सिटी और एक अदर कंट्री और है जो आपको बोथ का जो प्रेजेंस है इटली के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि इलेक्शन प्रोसेस के ही बारे में मेंशन किया गया। यहाँ पे पोलैंड का इलेक्शन प्रोसेस बताया गया है कि इलेक्शन के अंदर में जिनका विक्ट्री हो सकता है। पुर्तगाल जो पोर्चुगल है वहाँ का जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको भी बताया गया, जिसको कि हमने कल ही रीड किया था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो जिससे कि US आप देखिए कि एग्जिट भी किया है, तो इसके बारे में भी एक आर्टिकल था। WHO ने बताया है कि जब से वॉर का जो डिस्कशन हुआ है, स्टारवेशन का जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूस है गाजा के अंदर में, और इजराइल का जो फोर्सेज है उनके द्वारा फूड प्रोग्राम के कुछ जो सपोर्ट है उसको अलाउ किया है कि फूड आप सप्लाई कीजिए गाजा के अंदर में, जो अर्लियर फेज के अंदर में उनके द्वारा नहीं कैरी आउट करने दिया गया था उस एरिया में। फिर यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के जो एग्रीमेंट्स है उसके डिस्कशन के बारे में है कि आने वाले समय के अंदर में बोथ एरियाज किस तरीके से अपना वर्क है उसको कैरी आउट करेंगे। 2016 के समय ब्रेग्जिट का एक इनिशिएटिव होता है जिसके थ्रू आप देखिए कि जो यूके है वो यहाँ पे एग्जिट करता है यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है वो कहाँ पे है, आप देखिए कि डेट जो बेल्जियम का जो कैपिटल एरिया है ब्रसेल्स, वहाँ पे उसका जो हेडक्वार्टर है, जो पार्लियामेंट है वो सिचुएटेड है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए, जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।